वाह, राधे राधे गुरु जी। ओके, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चलेगा, 3 ही बजिए, सब ठीक है। जो अपन अच्छे से कर लें वो सब ठीक है। तो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में हम मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें कर रहे थे हैं। ओके, मूल कॉन्सेप्ट में अब हम कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं लास्ट क्लास में आपसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेकर उनके आयंस की कंसेंट्रेशन निकालने को लेकर बात कर रहा था। ठीक है ना, तो वो देख लेंगे अपन। सर वीडियो नहीं आ रही? आ रही है मेरे बच्चे, मेरे हिसाब से आ रही है। एक आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है मिस्टर मितांश? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है। आपका एडिशन चेक कर लेंगे बेटा, डोंट वरी। अनु ठाकुर जी कुछ बोल रहे हैं, चेक कर लेंगे बेटा, जब बुक का डिस्कशन करेंगे तो आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। ओके, नॉट कनेक्टेड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, स्वागत। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बातें कर रहे थे, आयंस की कैलकुलेशन, आयंस की कंसेंट्रेशन की कैलकुलेशन करना है ना। अब हम और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन में एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट है। नॉन रिएक्टिव सॉल्यूट का मतलब है जिनके आपस में रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। सर बस एक ही क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है और मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, आज मेरा बर्थडे है सर, आशीर्वाद दो। वाह, जील का आज बर्थडे है। ओके, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे। आप दीर्घायु हो, निरोगी हो, आपकी जीवन बहुत सुखमय हो। ठीक है जील बिट्टू, गॉड ब्लेस यू। हा, एक बच्चा लिख रहा है सर फिजिकल केमिस्ट्री टफ है। यार बेटा, जहां इंजीनियरिंग अप्रोच आ गई, जिसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी कई चैप्टर में आ जाएगा, मैथ्स का आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, तो वो सब्जेक्ट इजी थोड़ी होता है। लेकिन मेरे साथ पढ़ो, सारे लेक्चर्स अटेंड करो, रिवीजन करो, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आपको जेई एडवांस में कभी धोखा नहीं देता है। पास्ट में 23 सालों मेरे बच्चों ने कभी नहीं बोला जो आईआईटी में सेलेक्ट हो गए कि सर हमारे फिजिकल में नंबर कम या सबसे कम आए। नेवर नेवर। ठीक है, चलिए। आई हैव सॉल्व 100 क्वेश्चन ऑफ योर बुक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों। बुक का डिस्कशन भी करूंगा चैप्टर के एंड में, आपको बता दूंगा। कम से कम 2 या 4 दिन पहले बताऊंगा कि बच्चों अब मैं बुक का क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, तो आप बुक की प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहें जब टाइम हो। जस्ट सॉल्व ओनली एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ माई बुक, 18th एडिशन। 18th एडिशन। 17th में एक दो आंसर में करेक्शन है, अगर किसी बच्चे ने गलती से 17th ले लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी काम चल जाएगा। 17 से पहले वाले एडिशन से अपना काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आपस में मैच नहीं करेंगे। हा, कोई बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहा है तो बेटा आपको पुराने वीडियो पहले देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। आज से क्लास अटेंड करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आ जाते हैं अब सामने, देखिए लास्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। चलिए, अब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब और अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए जेई मेन में डिफिकल्ट साइड पर या मॉडरेट साइड पर प्रॉब्लम आ जाए तो उनको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए, मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। Cl माइनस का एक्वस सोल्यूशन है, उसमें 5.85% W/V कौन है? NaCl। ठीक है सर। 4.44% W/V कौन है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। 9.5% W/V कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको आपका जो सॉल्यूशन है उसमें ये एक साथ तीन तीन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर आपको Cl माइनस आयंस की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। परसेंटेज W/V मैं उम्मीद करता हूं आपको याद रहा होगा। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू क्या करते हैं बेटा? 100। ये सबको याद होना चाहिए। अब सारे अच्छे बच्चे रिवाइज करते होंगे चीजों को। तो मुझे मोलारिटी निकालना है मेरे बच्चों। सॉल्व करें, नहीं तो फिर अपन सब मिलकर सॉल्व करेंगे। ट्राई करें कि इसकी अप्रोच क्या रहेगी। सबसे पहले आप आराम से W/V के बेसिस पर आप सबके मास ले लें, फिर उनके मोल्स कैलकुलेट करें। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, इसमें सबसे पहले W/V मान लो हमारे पास, लेट वी हैव 100 ml सॉल्यूशन।
मान लो मेरे बच्चों हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, तो इस 100 ml सॉल्यूशन में मेरे बच्चों मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? तो मास ऑफ NaCl 100 ml लोगे मेरे बच्चों 5.85% है। यहां देखो ये 5.85%, तो इसमें क्या होता है 5.85, ये वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो इससे सीधा सीधा आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 5.85 ग्राम। ये सारी बेसिक चीजें पहली क्लास में कवर हो चुकी हैं। अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो मेरे बच्चों। मोल्स ऑफ NaCl कैसे करोगे बिट्टू? 5.85 डिवाइड बाय 58.5, तो ये आएंगे मेरे बच्चों 0.1 मोल। आराम से देख लीजिए, जिस तरीके से आपने NaCl के मोल्स निकाल लिए, ठीक है ना, उसी तरीके से आप कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के भी कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक है, देखो मेरे बच्चों लिखा आपने। अब इसके अलावा आराम आराम से कैल्शियम क्लोराइड, मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कितना हो जाएगा बेटा? मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कई बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है मेरे बच्चों, जिन जिन बच्चों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो आराम से, अब तक नहीं करा है तो अब कर लें, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अभी मैंने जेई मेन से पहले बच्चों के प्रैक्टिस सेशन भी करवाए थे, तो आपके लिए आगे बहुत यूजफुल होगा, तो आप आराम से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 4.44 ग्राम हो जाएगा बेटा। मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकाल लो, 4.44 डिवाइड बाय 111, तो ये कितना आ गया बेटा? 0.04। आराम से चेक कर लें। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कि सर मोल्स ऑफ, या पहले मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इन 100 ml सॉल्यूशन, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? 9.5 ग्राम। नाउ वी कैन कैलकुलेट मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड 9.5 डिवाइड बाय 95, तो ये आ रहे मेरे बच्चों 0.1 मोल। अब देखो, तुम्हारे पास 100 ml सॉल्यूशन लेने से तीनों सॉल्यूट के जो सॉल्यूशन थे उनके मास आ गए, सॉल्यूट के मोल्स मास आ गए, मोल्स निकाल लिए। मोल्स निकालकर अब आराम से देखो, जितने आपके पास मोल्स NaCl के होंगे, कॉमन सेंस उतने ही Cl माइनस के मोल्स होंगे, तो यहां निकालो आराम से। टोटल मोल्स ऑफ Cl माइनस कैसे निकलेंगे बिट्टू? आराम से देखो, सबसे पहले NaCl के मोल्स अगर 0.1 है, तो आपने लास्ट क्लास में भी लेक्चर सुना होगा, 0.1 मोल का मतलब 0.1 मोल आपके पास Na प्लस और 0.1 मोल Cl माइनस है, तो यहां लिखो मेरे बच्चों 0.1 प्लस, यहां ध्यान देना है मेरे बच्चों, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड कंटेन्स 2 मोल ऑफ Cl माइनस। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर डी आया है, चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे। ओके, ठीक है मेरे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 0.04 इंटू 2। वाई? बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड में डबल Cl माइनस। इधर देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके मोल्स 0.1 है मेरे बच्चों, तो यहां लिखो 0.1 इंटू 2, तो सॉल्व करो, 0.2, 0.3, 0.038 ऐड कर दो, 0.38 मोल्स। लेकिन ये मोल्स आए मेरे बच्चों, कंसंट्रेशन नहीं। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ या मोलारिटी ऑफ Cl माइनस, मोलारिटी ऑफ Cl माइनस कैसे निकलेगी बेटा? टोटल मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो आपने जो 100 ml सॉल्यूशन माना था बेटा, वो इजी लैंग्वेज में 0.1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 0.1, तो आपका आंसर 3.8 आना चाहिए। 3.8। जिन भी बच्चों ने डी आंसर निकाला था, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने प्रॉब्लम एकदम सही सॉल्व किया था, वेरी गुड देव। और उसके अलावा
अरुंधति, बहुत सारे बच्चों ने डीडी लिखकर भाग गए। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब हमसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देख लें आराम से, काफी लोगों को आ गया, जिनको नहीं आया वो आराम से नोट कर लें, देख लें उन्होंने कहाँ मिस्टेक की है, चेक कर लें। ठीक है, गुरुजी जय महाकाल, हाँ जी बेटा, ठीक है ठीक। और ये कुछ बच्चे कीबोर्ड पे बार बार ऐसे करते मत करा करो बेटा, है ना, ऐसे फालतू नहीं करो। जैसे एक बच्चा देव है, वो बैठ गया कीबोर्ड के ऊपर ही बैठ गया, जय बजरंग बली, तो बार बार डीडी टाइप करे जा रहा है ना, ऐसे नहीं करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो। हाँ जी सर, वो एक मिनट चेक कर लूं, कुछ और भी आएंगे अभी। अच्छा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाएंगे, चलो देखो आराम से देखिए। What is the mass of the precipitate formed when 50 ml of 17% W by V solution of silver nitrate is mixed with 50 ml 2.925% W by V NaCl solution? सिल्वर का एटॉमिक मास 108, Cl का 35.5 मालूम ही होगा। शुरू करो। अन्नू ठाकुर, सर घर पे क्वेश्चन कम बनते हैं या नहीं बनते? बेटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, जेई अलग है, तुमको समझना पड़ेगा। बिना एनालिसिस करे स्कूल एजुकेशन नहीं है। अब अपन 8th 9th 10th में नहीं है कि बुक में से रट्टा मारा और पेपर में लिख के आ गए और मार्क्स आ गए। अब आपको चीजों को समझना बहुत पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। फिजिक्स में, मैथ्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। चलिए, रिएक्शन तो अपन ने पहले ही क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आपके पास जो सिल्वर नाइट्रेट है उसको आपने मिक्स किया NaCl के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन रिएक्टेड विद NaCl सॉल्यूशन, और ये बनेगा मेरे बच्चों क्या, AgCl का प्रेसिपिटेट, जो बॉटम में सेटल हो जाएगा बेटा, प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस, ये लीजिए। तो ये NaNO3 एक्वस बन जाएगा, है ना, आराम से देख लीजिए। चलो ठीक है भाई, एक बच्चा बोले लिखने का टाइम दे दो, टाइम तो दिया था बेटा, और ले ले। गिव टाइम टू नोट, ओके 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 ओके, लो तो लो, लिख लो भाई, लिख लो लिख लो मेरे बच्चों। दो बच्चे बोले थोड़ा टाइम दे दो, लिख लिख मेरे बच्चे लिख ले। लिख लें, रफ में सॉल्व करने की कोशिश करें। एक दो बच्चों ने आंसर ए दे दिया है, एक दो बच्चों ने आंसर बी दे दिया है। जरूरी नहीं कि इनके आंसर सही हो, आप तो सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करोगे मेरे बच्चों, मास निकाल लो। सबसे पहले मास निकाल लो बेटा। मास कैसे आएगा बिट्टू, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। 50 इंटू 50 इंटू 17/100, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मास, किस में हो गया ये, ग्राम में, बहुत बढ़िया। इधर देखो मेरे बिट्टू, ये कितना है सर, 50 इंटू 2.925 डिवाइड बाय 100, ये भी ठीक है सर। यहां से मोल्स निकाल लो मेरे बच्चों, मोल्स। तो कितना हो गया, 50 इंटू 0.17 डिवाइड बाय सिल्वर नाइट्रेट 108, निकालना पड़ेगा बेटा। 108 प्लस कितना है, 14 प्लस 48, बहुत बढ़िया। आई थिंक 170 आ रहा है मेरे बच्चों, चेक कर लें। तो ये भी ठीक है सर, ठीक है ना।
और यहां पर ये हो गया सर 0.5 इंटू 2.927 डिवाइड बाय 23 58.5 आराम आराम से, है ना। तो यहां से देख रहे हो मेरे बच्चों तो 0.05 मोल्स आ रहे हैं, आराम से चेक कर लें। ये देखिए 0.1770, ये इसकी इजी कैलकुलेशन को चेक करें आप, ठीक है। हाँ सॉल्व करो बेटा। अब क्या होगा, इसमें दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, दोनों के मोल्स निकाले बिना आंसर नहीं आएगा भाई साहब। अब इसमें बच्चों आराम से बताओ NaCl के मोल्स क्या आएंगे, वही मजा आ जाएगा, और कुछ बच्चे ट्रैप भी हो सकते हैं। बताओ बताओ इसमें NaCl के मोल्स कितने आएंगे मेरे बच्चों, सॉल्व करो। हा, एक दो बच्चों का आंसर डी भी आ रहा है, A B D C नहीं आ रहा है किसी का, भगवान का शुक्र है भाई, किसी सी नहीं आया। तो आप इसके मोल सॉल्व करो, देखो कैलकुलेशन से 2.9 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है 0.025। तो इससे क्या होगा आपको मालूम चलेगा, ओ माय गॉड ये लिमिटिंग रिएजेंट है जिस पर आपने ध्यान नहीं दे कई बच्चों ने, और ये एक्सेस रिएजेंट है। तो उससे क्या होगा, ये फिनिश हो जाएगा बेटा, इसके 0.025 मोल्स बच जाएंगे, और इसके मोल्स बन जाएंगे 0.025 मोल्स। आराम से चेक कर लें। हाँ वेरी गुड बेटा, 0.025 मोल्स, ओके NaCl, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपके पास ये बोलते हैं व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, तो मास निकाल लो। तो यहां से क्या करोगे मेरे बच्चों, मास ऑफ AgCl फॉर्म्ड। तो क्या करें मेरे बच्चों, जो भी मोल्स आए हैं इनको हम किससे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। AgCl कितना होता है 143.5, सिल्वर 108, Cl 35.5। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों, सॉल्व करिए और अब बताइए कौन सा आंसर आ रहा है। आहा, कुछ बच्चों ने लिमिटिंग रिजेंट ही नहीं निकाला, उन्होंने फर्स्ट क्लास ऐसे ही आंसर दे दिया, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने आंसर फटाफट कुछ भी लिख दिए, नहीं, प्रॉब्लम बिना लिमिटिंग रिजेंट निकाले सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व करो। तो क्या आंसर आ रहा है मेरे बच्चों, सब बताओ। डी आ रहा है क्या, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, डी आ रहा है क्या, चेक कर लो। अरे अब तो सबका आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा है जिनका आंसर ए आ रहा है। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कुछ लोग अभी भी मान नहीं रहे, वो आंसर ए लिखे जा रहे हैं। नहीं, चेक करो चेक करो चेक। डी हो गया, चलो ठीक है, आ जाएगा मेरे बच्चों। तो अपना आंसर कितना आ रहा है, डी चेक करो, 3.59 आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया डी। तो इसमें बिना लिमिटिंग रीजन निकाले अगर आंसर निकालोगे तो मेरे बच्चों गलत आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नोट कर लो जिसको नोट करना हो, जिसका गलत हो गया वो जरूर नोट करो कि क्या वजह रही जिसकी वजह से उसका प्रॉब्लम गलत हो गया, आराम से नोट कर ले। आगे चलें, डन लिख दो, जैसे डन लिखोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। जिन्होंने लिख दिया वो डन डन कर दो भाई, जिन्होंने लिख लिया फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ 3.586 का मतलब 3.59 ही होगी ना राउंड फिगर में देव। जो आंसर क्लोजेस्ट होता है उसको फिलअप किया जाएगा, जो भी क्लोजेस्ट है, तो क्लोजेस्ट आंसर आपका आएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, जिनका गलत हो गया चेक कर लो, निकालो लिमिटिंग रिएजेंट, फर्स्ट क्लास, मोल्स आ गए, मास में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें आपको पहले मास निकालना पड़ेगा, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, फिर जिसके मोल्स कम है, क्योंकि सबकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो लिमिटिंग एजेंट NaCl हो जाएगा बेटा। तो लिमिटिंग एजेंट कौन होता है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके मोल्स क्या हो जाएंगे 0।
तो इसके जितने मोल कंज्यूम होंगे उतने ही मोल्स AgCl के प्रोड्यूस होंगे बेटा। तो ये मोल्स आ गए। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑलमोस्ट 3.58 समथिंग आएगा, तो ये 3.59। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। अब आपको डेफिनेशन से याद ना हो मान लो, या मोल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं वो याद नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, गॉड ब्लेस यू। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया मेरे बच्चों। इस रिएक्शन में जब आप सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। आराम से दिमाग लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेन एडवांस दोनों में आने के लायक है। करो आप इसको सॉल्व। आहा, लिखो। मैं पानी पी लेता हूं जब तक। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कितने कंट्रीज घूम चुके हो। मेरे को थोड़ी याद रहता है ऐसे यार, बहुत सारे। फास्ट फूड एक खत्म हो गया, टाइम निकल गया, दूसरा फास्ट फूड बन गया, उसमें बहुत सारे ठप्पे लगे हुए अलग अलग कंट्रीज के। तो काफी कंट्रीज हो गई बेटा, है ना। यूरोप में ज्यादा घुमा हूं मैं ना। हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर LR क्या होता है। लिमिटिंग रीजेंट ही पता नहीं है उसको बेटा। इसका मतलब आपका पढ़ाई से वास्ता कम रहा है बेटा, है ना। चलिए अब देखो, 0.1 m एक्वस सोल्यूशन किसका है बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट का है। बहुत बढ़िया। 0.1 m, 0.2 m सोल्यूशन कैल्शियम क्लोराइड का है। दे आर मिक्स सच दैट रेशियो ऑफ मोलारिटी ऑफ नेगेटिव आयंस टू पॉजिटिव आयन इज 1.6। इसका ध्यान रखना बेटा। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन विच एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। तो इस तरह की प्रॉब्लम में मेरे बच्चों वॉल्यूम को अलग अलग मान लो। लेट वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज V1 ml कर लेते हैं मेरे बच्चों, और साथ में वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज V2 ml। ठीक है, ये लीजिए सर। आप बोलोगे ओके सर। अब आप इससे मोल्स निकालते चले जाओ। ओके, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, देखो वॉल्यूम अगर ml में लेंगे, आप चाहें तो मैं चेक कर लेता हूं, मोलारिटी दे रखी है, ठीक है ठीक है ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो ml भी क्यों ले रहे, फिर तो लीटर ही ले लो, कहां फर्क पड़ता है अपने। ये लो V1 लीटर, तो जो यहां लिखोगे वो यहां लिख देना बेटा, ठीक है। उससे क्या होगा, जैसे ही हम मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में सिखाया था, वो मोल्स आ जाएंगे। ओके, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से क्या आ जाएंगे, मोल्स। तो यहां पर निकाल लो मेरे बच्चों, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कितना आएगा बेटा, 0.1 इंटू V1, ये लो। ऐसे ही यहां पर मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकाल लो बिट्टू। इसकी मोलारिटी 0.1 थी, इसकी मोलारिटी 0.2 है, तो 0.2 इंटू V2, ये लीजिए। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है बेटा, मोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन विच दिस मिक्स। फाइन सर। अब पॉजिटिव आयंस के और नेगेटिव आयंस के आपको मोल्स निकालने पड़ेंगे मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले आप कैटायन और आयन दोनों के मोल्स निकाल लो। मोल्स ऑफ, आराम आराम से देखिए, मोल्स ऑफ Al3+ डबल हो जाएंगे बेटा। 1 मोल दिस कंपाउंड कंटेंट 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। तो लिखो यहां पर 0.1 इंटू V1। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ सल्फेट आयन लिखो मेरे बच्चों। तो क्या करोगे, 0.1 इंटू V1। अब देखना यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज इसमें डबल एल्यूमिनियम आयन है, और सल्फेट आयन के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट के जो मोल्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये लो। सिमिलरली अब इधर आ जाइए, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन एज यूजुअल वही होंगे जो कैल्शियम क्लोराइड के हैं, तो 0.2 इंटू V2। लेकिन मोल्स ऑफ Cl माइनस अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, तो ये हो जाएंगे सर 0.2 इंटू V2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम आयन एंड 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस। लिख लीजिए आराम से। अब मैं अंडरलाइन करता हूं, कैटायन ये रहे मेरे बच्चों, इनके मोल्स ऐड कर लो। अच्छा किस किस का रेशियो दे रखा है, अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन बी समथिंग समथिंग, मोलारिटी ऑफ नेगेटिव आयन टू पॉजिटिव आयन। ओके, तो आराम आराम से देखें, मोल्स ऑफ नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस का मतलब एनायंस डिवाइड बाय मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस। निकालो मेरे बच्चों। तो आराम से देखिए, अब आप जब इसको लिख रहे हैं तो नेगेटिव आयंस के मोल्स तो ये रहे 0.1 इंटू 3, 0.3 इंटू V1 प्लस आराम से ये सल्फेट आयन हो गया बेटा, ये Cl माइनस, ये मल्टीप्लाई करो 0.4 इंटू V2, ये लीजिए डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, सिल्वर आयन सॉरी एल्यूमिनियम आयन 0.2 इंटू V1 प्लस यहां से लाओ बिट्टू 0.2 इंटू V2। ठीक है, आराम आराम से 0.4 इंटू V2। ओके, तो मोल्स ऑफ नेगेटिव आयन, मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयन चेक कर लें आराम आराम से, कोई मिस्टेक ना होने पाए। एल्यूमिनियम के मोल्स डबल कर दिए, सल्फेट के ट्रिपल कर दिए, इधर कैल्शियम क्लोराइड से कैलकुलेट कर लिया, वेरी गुड। तो अब सारे पॉजिटिव आयंस का आ गया है, इसको किसके बराबर करूं बेटा, 1.6 रेशो 1। ये देखिए, तो अब आप आराम से इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आपका V1 और V2 का रेशो आ जाएगा मेरे बच्चों। अब चेक करो मेरे बच्चों क्या आंसर आ रहा है, देखो देखो आराम आराम से सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और रेशो निकाल लो मेरे बच्चों। तो आपसे पूछा है देन कैलकुलेट रेशियो वॉल्यूम, मतलब आपको V1 और V2 का रेशियो निकालना है। निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों और जल्दी बताओ क्या रेशियो आना चाहिए। एक दो बच्चों ने आंसर लिखा है, देखते हैं उनका सही है गलत है, बाकी बच्चे सॉल्व कर लो। वंश ने अपना आंसर दिया है और भी एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, आयुष वगैरह ने। ओ हो, लिखो 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 लिखो। एक मिनट बेटा, रुको 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 रुको, मोल्स का नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने मोल्स का रेशो लिया मेरे बच्चों, ये मोल्स का नहीं ले रहे, ये मोलारिटी का रेशो ले रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको रे मेरे बच्चों, ये मोल्स का नहीं, सामने देखो मैंने मोल्स पढ़ लिया, ये मोलारिटी का रेशो ले रहे हैं। तो मोलारिटी का ले रहे हैं सर, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे बेटा, तो उसमें वॉल्यूम का रेशो भी लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। तो अगर आप मोल्स की जगह कंसंट्रेशन का रेशो ले रहे हैं, ठीक है ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन किस में बेटा, मोल पर लीटर में, इसको क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल जो वॉल्यूम है मेरे बच्चों वो देखना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बच्चों, मोलारिटी का रेशो है, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम लिखो, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, V1 प्लस V2, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V1 प्लस V2। तो आराम आराम से क्या करोगे, डिवाइड बाय V1 प्लस V2, आप बोलोगे यस सर, फिर डिवाइड बाय V1 प्लस V2, वो तो कर लो आप। तो मोलारिटी का रेशो लिखने के हिसाब से ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा, तो ट्राई कर ले आराम से।
सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है मेरे बच्चों। बताओ रे बच्चों क्या आंसर आ रहा है। नहीं कोई फर्क देखो, तरीके से लिखना चाहिए, बात सही है, लेकिन कंसंट्रेशन का जो रेशो है वही मोल्स का रेशो आ जाएगा बच्चों। क्या दे रखा था ये 1.6:1। लिखने में गलती कर दी थी, लिखने में गलती कर दी, लेकिन क्योंकि पढ़ा गलत था, लेकिन आपका आंसर अभी भी इससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा डिस्टर्ब? क्योंकि वॉल्यूम का रेशो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो गलती थी, मैंने मोल्स पढ़ा था, यहां मोलारिटी लिखा हुआ था। एग्जाम में ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तो यहां आराम से वॉल्यूम कैंसिल कर दीजिए और अपना आंसर ले आइए। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा होगा मेरे बच्चों यहां पर 4:1। चेक कर लो, सारे बच्चे चेक करो, आंसर 4:1 आना चाहिए। ठीक है, तो आराम आराम से एल्यूमिनियम सल्फेट का वॉल्यूम V1 मानो, फिर V2 मानो, फिर मोल्स निकाल लो बेटा। मोल्स निकालने के बाद कंसंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी, मोल्स पर लीटर। तो मैंने मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, मोल्स ऑफ पॉजिटिव आयंस डिवाइड बाय, आराम से देखिए टोटल वॉल्यूम किया और उसको 1.6:1 के बराबर कर दिया। तो नेगेटिव आयंस का मतलब एनायन, आराम से देख लीजिए एनायंस रहे मेरे बच्चों, और ये कैटायंस रहे। तो ये फर्स्ट क्लास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में क्या है, मोलारिटी और मोल्स में फर्क है। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां फर्क आएगा, तो इसलिए जो गलती है उसको ठीक करो, भले आंसर वही आ रहा हो सेम, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो कैंसिल हो गया है ना। ठीक है चलिए, पर गलती तो गलती है, मैंने इसको मोल्स पढ़ लिया था जल्दबाजी में, ये मोलारिटी लिखा हुआ है। ओके, वो तो अच्छी बात है कि लक बाई चांस आपका आंसर अभी भी सेम आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कैंसिल हो गया है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ेंगे तो वहां कंसंट्रेशन मोल्स में अपने को डिफरेंस करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, होता भी है डिफरेंस, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े, लिख लो भाई जिसको लिखना हो। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए और आइए, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 ml। इसको ट्रीट किया है स्लाइडली एक्सेस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। प्रेसिपिटेट को फिल्टर किया, वॉश किया, ड्राई किया, तो उसका मास ये आ रहा है मेरे बच्चों। व्हाट वाज द मोलारिटी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? सॉल्व करिए सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले रिएक्शन लिखो बेटा और उसके बाद सॉल्व करो। सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? एक्सिस में है सोडियम क्लोराइड, क्या बनेगा बेटा? प्रेसिपिटेट AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं हो रहा है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं हो रहा है, तो फिर बेटा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि जेई एडवांस के साथ डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट है इसलिए नहीं हो रहा है। तो आप लेवल 1 और क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है, बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 कर लो। ओके, जिनसे बिल्कुल एक्सरसाइज नंबर 2 नहीं होती है तो वो जेई एडवांस के हिसाब से एक्चुअल में, तो आप लेवल 1 और क्वेश्चन बैंक और मेरी बुक का लेवल 1 कर लीजिए, ठीक है, उससे जेई मैन अपना निकल जाएगा। अब देखो मेरे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक्सिस में ले रखा है आपने, बहुत बढ़िया। प्रेसिपिटेट बना, आपके पास इसका 100 ml सॉल्यूशन था बेटा सिल्वर नाइट्रेट का, कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, 100 ml सॉल्यूशन, बस ये लिखा हुआ है। आपके पास फाइनली जो प्रेसिपिटेट बना है वो है सिल्वर क्लोराइड का बिट्टू। करो सॉल्व, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है, आप भी चेक करो भाई साहब कि आंसर क्या आ रहा है मेरे बिट्टू। एक बच्चे ने, दो बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, मृदुल, ऋतिका, और भी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं धड़ाधड़, दो 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 दो।
एक बच्चे ने लिखा डी आया सर जी, चेक कर लेते हैं बेटा। तो प्रेसिपिटेट, इसका वेट कितना आया 7.175 ग्राम। तो यहां से मोल्स ऑफ AgCl निकाल लो बेटा। सो वी कैन राइट 7.175 डिवाइड बाय 143.5। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो आपको डेटा ऐसा लगेगा जैसे 1:2 की फॉर्म में लिखे हुए हैं, लाइक दिस। तो इसको सॉल्व करो बच्चों, कितने मोल्स आ रहे हैं? तो ये 71.7 इसका आधा होता है। तो इसको चेक करो मेरे बच्चों, ये 0.25 मोल्स आने चाहिए। चेक करो बच्चों, यही मोल्स आ रहे हैं क्या? 0.25 मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 0.25 मोल्स अगर आ रहे हैं, चेक करो बच्चों। नहीं, पॉइंट, नहीं, चेक करो, ये 0.02 0.25 नहीं 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 नो, 71.75 इज जस्ट हाफ ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये 0.05 मोल्स होने चाहिए। चेक करिए बच्चों। तो उससे क्या होगा कि आपके पास सिल्वर नाइट्रेट के भी मोल्स यही थे। आप बोलोगे हाँ सर। तो मोल्स ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड। तो क्या हो गया बेटा, ये एज यूजुअल स्टोइकोमेट्रिक के हिसाब से इसके जितने मोल्स होंगे उतने उसके बन रहे हैं बेटा 0.05। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ओरिजिनल कंसंट्रेशन क्या थी बेटा? मोल्स 0.05 डिवाइड बाय वॉल्यूम मेरे बच्चों ml में है, ये मोल्स हैं, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। लीटर में 100 ml का मतलब क्या हो गया बेटा? 0.1 लीटर। तो ये कितना आ रहा है बिट्टू? तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.5 m आ रहा होगा। क्या आ रहा है? 0.5 m, 0.5 मोल पर लीटर। तो डी आंसर आ रहा है क्या? वेरी गुड। तो हमारा इस प्रॉब्लम में आंसर डी आएगा बिट्टू। ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, अब तो आ गया सबका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम एक नए सेक्शन पे आते हैं। वो नया पार्ट है मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड। क्या है बेटा? अब बिल्कुल कान खोलकर ध्यान से सुने ताकि आगे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। मोलारिटी बाइनरी सॉल्यूशन की कैसे निकालते हैं वो पार्ट चला गया, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट था मेरे बच्चों। आप बोलोगे यस सर। अब मोलारिटी ऑफ जो प्योर लिक्विड है उसमें तो कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट है नहीं। IIT JEE में एक बार प्रॉब्लम भी आ गया मेरे बच्चों। वो प्रॉब्लम क्या आया? वो प्योर वाटर से रिलेटेड ही आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्योर लिक्विड होगा तो उसमें कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट टर्म का तो कोई मतलब है नहीं। जैसे मान लो आपने प्योर टोलिन लिया, प्योर बेंजीन लिया, प्योर इथेनॉल या मिथेनॉल लिया है, प्योर वाटर लिया। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। तो यहां पर आहा, एक बच्चा लिख रहा है सर आप काफी स्ट्रिक्ट लगते हो कभी कभी देव। हाँ यस यू आर राइट, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। क्योंकि कभी भी सक्सेस अपने कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। बहुत डिसिप्लिन में, बहुत हार्ड वर्क करने से ग्रैंड सक्सेस मिलती है। सो ऑलवेज रिमेंबर वी मस्ट बी इन डिसिप्लिन इफ यू वांट टू गेट ग्रैंड सक्सेस। ओके, चलिए आ जाओ मेरे बच्चों। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन लिखने के लिए चाहिए। ओके लिख लो बेटा, अंकुर कुमार। आप पहले लिख लो फिर ऐसा कर लो। तो क्वेश्चन लिखने के लिए बेटा आपने, अंकुर ने बोला एक्स्ट्रा टाइम और दे दिया करेंगे। ठीक है ना? सर बुक कौन सी लो बता दीजिए। बेटा बता चुका हूं, आरती पहले बता चुका हूं। आप मेरी बुक का लेटेस्ट एडिशन 18th एडिशन ले लें, प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? ठीक है ना? IIT JEE के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं एन अवस्थी के नाम से आती है बेटा, 18th एडिशन बालाजी पब्लिशर में। चलिए, मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ लिक्विड, इसको डिफाइन कहता है उस प्योर लिक्विड के 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट प्योर लिक्विड पर लीटर। बस उस प्योर लिक्विड के 1 लीटर में उसके जितने भी मोल्स होंगे मेरे बच्चों, वही उसकी मोलारिटी होगी। ठीक है?
ठीक है, अब देखिए आराम से, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ लिक्विड। अब दोबारा सुनो, इसको पुराने वाली मोलारिटी की डेफिनेशन से मैच ना कराएं, वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे, यहां कोई सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट नहीं है, बस प्योर लिक्विड है, ये बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है। तो मान लीजिए अगर मैं प्योर वाटर, प्योर टोलुइन या बेंजीन की बात कर रहा हूं, तो बस इतना देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ लिक्विड, बस। तो इसके लिए क्या करा करो, हमेशा जिस भी एग्जामिनर प्योर लिक्विड का डिस्कशन कर रहा है, आप उसका 1 लीटर ले लो और उसके 1 लीटर का मास निकालो डेंसिटी से। तो आपको 1 लीटर लिक्विड ले लिया करो, कभी एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम आए तो 1 लीटर लिक्विड का मास निकालो डेंसिटी की हेल्प से, बस, और उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो। तो देखो आराम आराम से, मान लीजिए आप वाटर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, तो मास ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर सारे बच्चों को मालूम है 1000 ml होता है सर, आप बोलोगे यस। तो मास ऑफ, अगर आप कभी भी 1000 ml H2L निकालना चाहेंगे तो इसमें इसकी डेंसिटी काम आएगी बेटा, आप बोलोगे 1000 इंटू 1 ग्राम पर ml, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100, ये 1000 ग्राम, ये लीजिए। तो 1 लीटर वाटर का जो मास है बेटा कितना होगा, 1000 ग्राम। आप इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, 1000 डिवाइड बाय 18, वाटर कितना लिया था आपने, 1 लीटर, आराम आराम से देखो बिट्टू। तो मोलारिटी ऑफ वाटर मतलब मोलारिटी ऑफ प्योर लिक्विड, हाउ वी विल डिफाइन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ लिक्विड, बस। तो आपने 1 लीटर वाटर लिया, उस 1 लीटर वाटर का मास कितना हुआ, पहले मास में कन्वर्ट करो डेंसिटी की हेल्प से। अगर वाटर की डेंसिटी नहीं देंगे तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको 1 ग्राम पर ml एज्यूम करना होता है, ओके। तो आपने 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml मतलब उसका मास हो गया 1000 ग्राम। तो 1000 डिवाइड बाय 18 करते ही ये मोल्स ऑफ वाटर आ गए। अब मोलारिटी की डेफिनेशन प्योर लिक्विड के लिए यही है, बस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, या 1 लीटर ले लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, 1 लीटर 1000 upon 18 are moles, so we can say molarity of pure water is 55.55। ये इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेई में आ चुका है मेरे बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करने के लिए क्या करूं सर, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, और कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, ठीक है, ओके। हा, माधव लिख रहा है, थैंक यू माधव। चलिए, तो 55.55 m हो गया। अब हम इस पर बेस्ड प्रॉब्लम और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हा, आरती देवी पूछ रही है सर 18 कहां से आया, हे भगवान, मास को मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो H2O का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। हे राम दीदी, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो। ये 1000 क्या है, मास इन ग्राम, 18 क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर ग्राम पर मोल में, तो मोल्स आ गए ना। आइयो रामा, ऐसा सिंपल क्वेश्चन क्यों करते हो जी तुम। चलो, ओके आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। लिख लिया होगा, कुछ बच्चे बोले टाइम दिया करो सर, ले लो बेटा टाइम ले लो, लिख लो इसको, लिख लीजिए। मोल कॉन्सेप्ट कब तक चलेगा बेटे, कल मैं इसकी यूडियोमेट्री से अलावा, मतलब परसों जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूडियोमेट्री से पहले का पार्ट खत्म कर देंगे। तो उम्मीद करें कि लगभग लगभग अब से 2 वीक बाद चैप्टर या अपना सिलेबस खत्म, चैप्टर खत्म होगा, सॉरी। ओके, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ो मेरे बच्चों। अब खुद सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, चलो। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन, लिक्विड बेंजीन की मोलारिटी निकालो बेटा, गिवन है
डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज 0.9 ग्राम पर ml। अब खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करें थ्योरी सुनने के बाद। चलो शुरू हो जाओ। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम मांग रहा था। ओके ओके, ज्यादा दे देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बेटा मोल के बाद ही आता है ना, ठीक है ना। सर 18 एडिशन से 11 और 12 दोनों। अरे हाँ मेरे बच्चे, 11th एडिशन में पूरा आईआईटी जेईई का सिलेबस कवर किया मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का। तो आपके 11 12th के सारे चैप्टर्स, मतलब आईआईटी जेईई मेन प्लस एडवांस, सारा उस बुक में कवर हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स में है ना, ठीक है। सर मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, तो आप देख लो आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, आप कितना अच्छा सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। अपनी एबिलिटी चेक कर लो बेटा। चलिए, तो बच्चों को समय दे दिया भाई साहब मैंने। अब आप इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। तो इसका हम जब सॉल्यूशन निकालने बैठेंगे इस प्रॉब्लम का सर, तो बेंजीन लिक्विड है, बहुत बढ़िया। तो मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर बेंजीन है। तो 1 लीटर मतलब 1000 ml, और 1 लीटर मेरे पास बेंजीन है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब सबसे पहले इसका मास निकाल लो। तो मास ऑफ 1000 ml बेंजीन, ठीक है बेटा। 1000 ml ये लिखा बच्चों की तरह। आपको इसका डेंसिटी दे रखा होगा 0.9 ग्राम पर ml। ठीक है, ml से ml कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 900 ग्राम। आराम से देख लो बिट्टू। अब क्या निकालना है, मोलारिटी। तो मोलारिटी ऑफ लिक्विड बेंजीन कैसे निकालोगे बेटा, मोल्स ऑफ लिक्विड बेंजीन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। कितना लेना है, 1। तो हम पर लीटर पे निकालते हैं बेटा, 1 लीटर वॉल्यूम 1000 ml बोल दो। 900 क्या है, 900 ग्राम क्या है, मास। तो मोल्स कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, सो मोल्स ऑफ बेंजीन या लिक्विड बेंजीन, सारे बच्चे समझदार हैं क्लास में, 90 डिवाइड बाय 78। तो यहां लिखो सर 900, सॉरी नॉट 90, 900 डिवाइड बाय 78। तो 900 डिवाइड बाय 78 डिवाइड बाय 1। 1 क्यों, 1 लीटर बेंजीन लिया बेटा, पिछली बार 1 लीटर वाटर लिया था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन पर लीटर ऑफ बेंजीन निकालना है। कितना आ रहा है भाई साहब, बच्चों का अलग अलग आना चाहिए, सबका सेम आ रहा होगा अब तो आप बोलोगे सर 11 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, 11.5 समथिंग, यस 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 यस। तो ऑलमोस्ट ये 11.5 के आसपास आ रहा होगा, 5 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा, है ना। हाँ ठीक है, अप्रोक्सीमेटली चलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से हमारे किसी भी प्योर लिक्विड का मोलारिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोलारिटी। जेई ने, जितना मुझे याद है, ये क्वेश्चन एक बार जेई में दे दिया था बच्चों, मुझे ईयर तो याद नहीं, पर मेरी याददाश्त के हिसाब से क्वेश्चन जेई में टिका दिया उन्होंने एक बार, तो आना चाहिए सर। हाँ, एक बच्चा सही बोल रहा है सर, ये मोल्स और मोलारिटी बराबर हुए जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये डिफाइन ऐसा है पर लीटर ऑफ लिक्विड में, किसमें, पर लीटर ऑफ लिक्विड में। बिल्कुल सही बोल रहा है बिट्टू, हाँ हाँ जीत बेटा सही बोल रहे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसमें पर लीटर पर कैलकुलेट करते हैं। आराम से देखो ना, पिछली बार भी आपने 1 लीटर लिया था, तो उसका 1 लीटर का मास निकाल लो और उससे कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। आगे बढ़े। अब सुनो मेरे बच्चों, अब नया पार्ट शुरू हो रहा है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है आईआईटी के अंदर। आइडियल गैस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो सब बच्चों को मालूम है, आप बोलोगे हाँ सर मालूम है। अब आइडियल गैस में अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी समझते हैं,
तो कंसंट्रेशन ऑफ गैस का मतलब यहां होता है मोल्स बाय वॉल्यूम। क्या होता है बेटा? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोलारिटी इसी को बोलते हैं कि सर मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को आप लिखो आराम से, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। इस एन बाई वी को ही हम कंसंट्रेशन ऑफ आइडियल गैस बोलते हैं बिट्टू। मोल्स ऑफ आइडियल गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल, ऐसे लिख लो बच्चों की तरह। तो कंसंट्रेशन का मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम, इजी लैंग्वेज में इसी को आप बोल रहे हैं एन बाई वी, ठीक है। तो एन बाई वी क्या हो गया बेटा? पी अपॉन आर टी। लिख लो इसको, कल को जेई मैन में आ गया कि मोलारिटी ऑफ आइडियल गैस वी कैन कैलकुलेट बाय, तो आपको आना चाहिए कि मोलारिटी ऑफ आइडियल गैस वी कैन कैलकुलेट बाय पी बाय आर टी। हम पी बाय आर टी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जय जवान जय किसान। सर मेरे से आज पहला क्वेश्चन बना है, वाह अनु ठाकुर, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाह जी वाह साहब वाह। ओके ओके, देखो मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है कि आपके सपनों हर आदमी आपको मोटिवेशनल लेक्चर दे सकता है, हमें चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हमें सिंसियरिटी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब हम 6, 7, 8 के बच्चे नहीं है, 11th में आ चुके हैं। मिडिल क्लास फैमिली या हायर या लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को ग्रांड सक्सेस लेने का सबसे बढ़िया तरीका है स्टडी। वेरी सिंपल, पढ़ाई करो। आप सोचो, ये बात आपको आगे जाके अखर सकती है अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो। क्या? अभी देखो, आपके पापा मम्मी ने आपको कनेक्शन लेके दे दिया, मतलब एक इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, मोबाइल पकड़ा दिया या आईपैड वगैरह जो भी हो आपके पास, आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करवा दी। आप बोलोगे हाँ सर। स्कूल में एडमिशन चल ही रहा है, ओके। घर में ट्यूबलाइट या पंखा या लाइट वगैरह सबका इंतजाम होगा, कईयों के घर में तो इनफैक्ट पंखे के साथ में कूलर या एसी भी होते हैं। आप बोलोगे यस सर। तो आप एक बार इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, सारी फैसिलिटीज आपके पेरेंट्स अरेंज करके दे रहे हैं, तुमको एक जगह पर बैठकर, जो रूम है या जो भी जगह आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया है, कुर्सी टेबल वगैरह, बैठ के पढ़ाई कर रहे हो वहां पे। तो जीवन में ये पार्ट जो आपको, जो फेज डिफिकल्ट लग रहा है, वो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि इतनी अच्छी फैसिलिटीज आपको आगे जाके नहीं मिलेंगी। अगर आप नहीं पढ़ पाए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कई लोगों का बाहर देखना, अगर आप बाहर देखोगे मेरे बच्चों, तो कई लोग आप दिन में मेहनत करते हुए देखोगे, धूप में जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, वट एवर जो भी, कार टैक्सी चला रहे हैं। तो आपको ये समझना होता है कि भाई इस तरह की, वो मेहनती है, वो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर तुम उन चीजों से बचना चाहते हो तो पढ़ाई कर लो। अभी एसी में, कूलर में या फैन चल ही रहा है, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में आप धूप में नहीं घूमोगे। अभी आप देखते नहीं, बहुत से लोग खाने की, फूड की डिलीवरी करते हैं, 10 उधर बेचारे, कोई मौसम नहीं, सुबह दोपहर शाम रात घूमते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें स्टडी करना चाहिए। स्टडी कर कर हम हमारा न केवल फ्यूचर बनाएंगे, बल्कि हमारे फैमिली के लेवल को फाइनेंशियली और लिफ्ट कर देंगे। और भगवान से बोलो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे आपको, वो और ज्यादा लिफ्ट करा दे। तो उससे क्या होगा, पूरी फैमिली का जो एनवायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। उससे क्या होगा, आपके जो भाई बहन है, कजिन वगैरह हैं, वो सब थोड़ा आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, आपसे गाइडेंस लेंगे, तो आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो पढ़ाई करना, जो अभी डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ सालों बाद वो आपको इजी लगेगा कि अरे यार उस समय पढ़ लेता तो बहुत अच्छा था, है ना। ठीक है ना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इस समय हम जितनी अच्छी पढ़ाई कर लें उतना अच्छा है, बाद में दिक्कतें आएंगी। अब देखो मेरे बच्चों, ये मोलारिटी ऑफ आइडियल गैस, जिसको आप पी अपॉन आर टी से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उस पर बात कर ले। एसी चला रखा बेटा, पानी पी लेता हूं। आप इसको लिखो पहले आराम से, ग्राफ बनाएंगे मेरे बच्चों।
अब देखिए, अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाना है मेरे बच्चों, किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाना है, और एक है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहले आराम आराम से सुनो। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाओगे तो मोलारिटी ऑफ गैस का मतलब क्या बताया मेरे बच्चों मैंने? मोल्स बाय वॉल्यूम, और वो क्या है? पी अपॉन आर टी। आप बोलोगे यस सर। तो मोलारिटी ऑफ गैस पी क्या है मेरे बच्चों? पी आप बोलोगे सर प्रेशर ऑफ गैस। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ गैस। जब भी कैलकुलेशन करें ध्यान रखें इसको केल्विन में लेना है, पहले भी सिखाया था बेटा। तो अब क्या है, अगर आप अपना ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पे बनाओगे मेरे बिट्टू, तो P तो कांस्टेंट हो गया और R भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर आप एक नया कांस्टेंट बना दो जिसका नाम क्या है? K। अगर चाहें तो वेयर K इज कांस्टेंट डिफाइंड एज P बाय R। ये P क्या है? आपने कांस्टेंट किया, मतलब आप बोल रहे हैं कि सर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो वो कांस्टेंट वैल्यू को फिर एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो ये आपने y इज इक्वल टू एम एक्स के जो ग्राफ बनाए होंगे तो आपको मालूम होगा कि m को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप। तो ये जो स्लोप है वो टेन थीटा के बराबर होता है, मैथ्स में सिखाया जाता है आपको। आप बोलोगे यस सर। तो k इज इक्वल टू पी बाय आर कॉन्स्टेंट स्लोप। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे m और 1/t के बीच में, तो m y एक्सिस पर बेटा, 1/t x एक्सिस पर, तो ऑब्वियसली ये जो स्लोप है उसका वैल्यू आपका किसके बराबर होगा? p बाई आर के बराबर होगा। तो ये पार्ट आप अभी फिजिक्स मैथ्स में जब ग्राफ वगैरह पढ़ोगे और तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये बहुत इजी है। आई होप सो कि फिजिक्स में या 10th क्लास में आपने ऐसे ग्राफ, या फिजिक्स के अंदर अभी कुछ ऐसे बेसिक लेवल ग्राफ आपने कवर कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो ये मोलारिटी ऑफ आइडियल गैस और 1/t का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, जो ओरिजिन से लाइन पास होगी। थीटा मतलब ये एंगल हो गया। अगर आप स्लोप tan थीटा दे रखा है तो स्लोप की जो वैल्यू है वो p बाय आर के बराबर होगी। ठीक है ना? यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना होता है। अगला पार्ट भी खुद समझने की ट्राई करें कि देखो, एक्सपेरिमेंट करते समय हमारी चॉइस होती है कि एग्जामिनर हमको कांस्टेंट टेम्परेचर दे या हम ग्राफ को कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट टेम्परेचर किस पे बनाएंगे। तो जैसा एग्जामिनर बोलेगा हम वैसा कर लेंगे मेरे बच्चों। अब एग्जामिनर ने मान लीजिए आपसे कहा कि आप सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करो, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अपन फिर दोबारा से तैयारी करेंगे सर। इधर देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर पर सामने देखो बेटा, मोलारिटी ऑफ गैस किसके बराबर है? P बाय आर टी के बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर है तो सही। तो T और R आप ही बोल रहे हो कि T कांस्टेंट लो सर। तो दो अलग अलग ग्राफ है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक्सपेरिमेंट में मेरे बच्चों में प्रेशर कांस्टेंट रखकर बात कर रहा हूं, तो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं m और 1/t के बीच में। एक में मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं m और p के बीच में। m का मतलब मोलारिटी, p का मतलब प्रेशर ऑफ गैस। तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ओरिजिन से लाइन पास होगी, इंटरसेप्ट नहीं है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इंटरसेप्ट होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने बिल्कुल सुना होगा सर कि अगर मैं y और x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट जो होता है वो आपका यहां पर आता है। m क्या होता है? स्लोप। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इंटरसेप्ट। तो ये आपका c हो जाएगा, है ना? लेकिन यहां पर अभी हमारा कोई इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है, तो हम ग्राफ जो प्लॉट कर रहे हैं वो है y इज इक्वल टू एम एक्स का। तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में आपको बताए जाते हैं, मैथ्स में भी कहीं ना कहीं आया होगा। अब कौन सी क्लास में पढ़ा है मुझे भी नहीं मालूम है। तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, इसका स्लोप क्या कहलाता है? m tan थीटा के बराबर। अगर आपको थीटा दे रखा हो तो tan थीटा के बराबर होता है स्लोप। सर आपका YouTube चैनल क्या है प्लीज बता दीजिए सर। बेटे मैंने बताया था ना, आहा स्लोप क्या होता है बेटा, ये सब चीजें पढ़नी चाहिए ना।
तो ये स्लोप आपका tan थीटा के बराबर होता है मैथ्स में, जिसको m बोलते हैं। अगर आप y इज इक्वल टू mx के ग्राफ को देख रहे हैं y और x के बीच में, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा जो ओरिजिन से पास होगा, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है। और यहां जो c है मेरे बच्चे, ये m तो क्या है, स्लोप जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये c क्या है, इंटरसेप्ट। मेरे YouTube चैनल को आप मेरे बच्चों एन अवस्थी या सोडियम सर के नाम से सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अभी मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं था, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से आ गया, उन्होंने एडवाइस दिया, तो अभी केवल 4 महीने हुए हैं, 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है, 4 महीनों में 12 से भी ज्यादा हो गए इनफैक्ट। तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। उससे मैं और अच्छे तरीके से उस पर और आने वाले समय में कुछ अच्छे वीडियोस बनाकर आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जेई मेन के लिए, ओके। तो लिख लो भाई साहब। तो ये पार्ट आपने देखा होगा सर, ये फिजिक्स में या मेरे ख्याल से मैथ्स में भी कहीं ना कहीं आ गया होगा, है ना। तो अब क्या हो रहा है बेटा, मैं आर और टी, तो यहां पे क्या करो कि ये जो m है, m किसके बराबर है, p बाय आर टी के बराबर, है ना। तो इसको ऐसे लिखता हूं, m इज इक्वल टू पी बाय आर टी। अब 1/RT, 1/RT ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो इसको उठा के मैंने क्या लिख दिया, k डैश। ये देखो m इज इक्वल टू k डैश इंटू पी, ऐसे, वेयर k डैश इज इक्वल टू 1/RT। क्या बोलते हैं बेटा इसको, स्लोप। आराम आराम से देख लीजिए। तो m और p के ग्राफ से आपको स्लोप की वैल्यू का मतलब 1/RT का वैल्यू मिल जाएगा। लिख लो मेरे बिट्टू। एक दोस्त बोल रहा है मैंने आपका सब चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। मैंने सर आपका सक्सेस वाला वीडियो भी देखा है, वेरी गुड। एन के सर ने स्लोप वाला पढ़ा दिया, ये भी अच्छी बात है। सर आईआईटी क्रैक करने के बाद लाइफ सुधर जाएगी क्या, हाँ, अगर तुम अच्छे बच्चों की तरह आईआईटी में भी पढ़ाई करोगे तो, ये बोलना बहुत जरूरी है। आईआईटी में बेटा पढ़ाई करनी पड़ती है 4 साल, सीपीआई अच्छी बनानी पड़ती है। जब अच्छी होगी तो कंपनी आपको इंटर्न के लिए अच्छा सिलेक्शन लेगी, ठीक है ना। इंटर अच्छी कंपनी में इंटर्न लग जाएगी तो उसके प्लेसमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। फिर आपका अच्छी कंपनी प्लेसमेंट हो जाएगा तो आपका अपना सपना मनी मनी प्रॉस्पेरिटी का पूरा होने लग जाएगा। आप चाहें तो अगर आपको जॉब नहीं करनी हो तो आप अपना कुछ अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं नॉलेज गेन करने के बाद। तो आईआईटी में जाने के बाद ये आपकी चॉइस है। लेकिन आईआईटी में ऑन एवरेज आप सोचो 4 साल पढ़ने के बाद ऑन एवरेज पैकेज सारी ब्रांच का मिलाऊंगा तो 12 लाख के आसपास तो बैठता है लगभग लगभग। तो 1 लाख रुपए महीने आपको मिल रहा है। जनरली अच्छी ब्रांच के बच्चों को या डिसेंट जो ब्रांच होती है उनके बच्चों को जनरली ये पैकेज 15 लाख से जनरली 50 लाख के बीच में मिलता है। तो अगर जनरल बच्चों को 20 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है तो बड़ा अच्छा फील करते हैं आईआईटी में, क्योंकि 2 लाख रुपए महीने आपको लगभग शुरू में मिल रहे हैं। तो अच्छा अच्छा पार्ट है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, इंटर्न भी नहीं मालूम है, ठीक है। इंटर्नशिप बेटा आप जब समझोगे, आपको किसी इंडस्ट्री में जाकर एक ट्रेनिंग करनी होती है। आईआईटी के स्कोप के हिसाब से बिट्स में अलग होती है, बिट्स में 6 6 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। आईआईटी में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन छोटा होता है, 2 से 3 महीने का होता है। तो ये जो इंटर्नशिप होती है उसमें आप कंपनी में जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उस समय कॉलेज क्लास ऑफ रहती है लगभग लगभग, ठीक है ना, लगभग हाँ ऑफ हो जाती है। फिर आपको कंपनी उसमें कई कंपनीज आपको पेमेंट भी देती हैं, तो आपको उसमें जेब खर्च मिल जाता है 1 लाख 2 लाख रुपए का, है ना। और फिर उस कई बार वो कंपनी आपको जॉब प्लेसमेंट भी ऑफर कर देती है कि आप तुम्हारे कंपनी में ही जॉब करने लग जाओ आईआईटी के बाद। तो बच्चे, काफी बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मोर देन 80% बच्चे अच्छी कंपनीज में इंटर लगने के बाद वहीं पर अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सर हम अल्ट्रा रनर में पार्टिसिपेट नहीं करना है आपको आदित्य। अभी अल्ट्रा रनिंग करने के लिए पहले आपको हाफ या फुल मैराथन का सर्टिफिकेट लेना होता है, ऑथराइज 18 ईयर से ऊपर। तो अभी नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, D2U भी ठीक कॉलेज है। सर क्वेश्चन एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूं अभी, अब टाइम लगेगा। हर बच्चा
कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाओ, थ्योरी पर अपनी ग्रिप बढ़ाओ, ठीक है, तब आपसे प्रॉब्लम समझ में अच्छे से आने लग जाएंगे धीरे धीरे ना। इट विल टेक सम टाइम, घबराए नहीं, है ना। और क्या सर, डू वी नीड टू परचेज योर बुक? अरे ओमकार, ओम अगर बुक की जरूरत नहीं थी तो मैं क्यों लिखता? नहीं, प्रोफेसर हो सकते हैं क्या फ्रॉम आईआईटी? प्रोफेसर भी बन सकते हो, उसके लिए और पीजी वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो आपकी इच्छा है ये तो, है ना, ठीक है। देखो पढ़ाई करोगे मेरे बच्चों ढंग से तो आईआईटी एनआईटीज में निकल जाओगे, एनआईटीज में निकल जाओगे, जेई मेन क्लियर हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो आप अगर मान लो 25-30 हजार रैंक के अंदर आ गए 15 लाख लोगों में, तो 15 लाख लोगों में से अगर 30 हजार के अंदर आ जाओगे तो आपको एनआईटीज वगैरह भी ठीक ठाक ब्रांच कॉलेज वगैरह मिल जाएंगे, है ना। तो आपको 15 लाख बच्चों का 2% कितना होगा? 30 हजार बच्चे। तो ये टारगेट होना चाहिए कि पहले मुझे कम से कम 15 लाख बच्चों में से 2% कितने में? 30,000। मुझे उन 30 हजार बच्चों में जरूर आना है, आज से ही सोच लो। आप तो 2 साल बाद आईआईटी दोगे तो उम्मीद करता हूं 15 लाख से भी ज्यादा हो जाएंगे, ये 16 लाख हो सकते हैं। तो आप आज से ही सोच लो मन में कि सर मैं 100 में से जो 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जेई मेन में, 98 तो ठीक है ना, आपको बात को समझना है, आपको जिनकी रैंक भी अच्छी होनी चाहिए, 2.5 लाख में सिलेक्शन नहीं, 30,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए ताकि मुझे एनआईटीज में डिसेंट ब्रांच मिल जाए। तो इसके लिए 100 में से 2 में आना पड़ेगा, 15 लाख का 2% बेटा 30 हजार, तो 30,000 में आपको रैंक लानी है, ये आपका टारगेट जरूर होना चाहिए। फिर आप भले अंडर 100 लाओ, वो आपकी चॉइस, ठीक है। आगे बढ़े, चलो मेरे बच्चों, और लिखो सर, ये तो हो ही गया। और देखो, मान लो आपके पास कोई गैस ना होकर, आपके पास कोई गैस ना होकर गैसियस मिक्सचर है मेरे बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास गैसियस मिक्सचर है, कंटेंस गैस ए एंड बी, तो आपको उस वेसल में जिसका वॉल्यूम कितना है, मान लो वॉल्यूम ऑफ वेसल मेरे बच्चों वी है, ठीक है, लीटर में ले लो, तो आप आराम से उस गैसियस मिक्सचर में दोनों गैसेस की अलग अलग मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड है कि दो गैस साथ में हैं, उनके मोल्स कांस्टेंट होने का मतलब है वो नॉन रिएक्टिव गैस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? नॉन रिएक्टिव, उनके बीच में हम मान रहे हैं कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो आपको दोनों गैस की मोलारिटी अलग अलग डिफाइन करनी पड़ेगी। दोनों गैसेस क्योंकि एक ही कंटेनर में हैं और उसका वॉल्यूम अगर वी लीटर है, तो ऑब्वियसली जिसके मोल्स ज्यादा होंगे कंटेनर में उसकी मोलारिटी ज्यादा होगी बेटा। इजी लैंग्वेज में मोलारिटी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन मोल पर लीटर, ओके। तो हाउ वी कैन डिफाइन मोलारिटी ऑफ गैस ए, मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर का मतलब क्या है? जिस कंटेनर में गैसियस मिक्सचर प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम दे रखा होगा, 10 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, वॉट एवर। तो इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर, इसीलिए डायग्राम बनाया, ठीक है। तो मोल्स ऑफ गैस से डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसेस में, लीटर में लेना बेटा। मोलारिटी लिखते समय वॉल्यूम किस में लेते हैं? लीटर में। सिमिलरली मोलारिटी ऑफ गैस बी, तो आप ऐसे निकालें, मतलब अगर आपको मोलारिटी ऑफ गैस ए निकालना है तो मोल्स ऑफ गैस ए शॉर्टकट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वेसल ले लो शॉर्टकट में और इन लीटर, बात खत्म, ठीक है, ठीक है ना। लिख लें मेरे बच्चे, ये आ जाएगा आराम आराम से। तो गैसियस मिक्सचर की अपन बात कर रहे हैं सर। तो गैसियस मिक्सचर में जिस गैस के जितने ज्यादा मोल्स होंगे उसकी मोलारिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ढंग से लिख देता हूं यार, मोल्स ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ वेसल इन लीटर, ये लीजिए। सिमिलरली ऐसे ही हमने गैस बी के लिए भी मोलारिटी को डिफाइन कर रखा है।
हाँ चलेगा जीत बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन करते हैं लेकिन आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, चलेगा बेटा, बिकॉज टफ टाइम टेबल होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, चलो। हाँ अभी पता नहीं क्या हो गया, मैं नॉन एसी से एसी में आया ना, कार में एसी, फिर यहाँ नॉन एसी, फिर वापस एसी, तो उसके चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, अभी गर्म पानी पी लेंगे ना, जब भी गड़बड़ हो गर्म पानी पी लो तो उससे काफी अच्छा हो जाता है ना। आपको जान करके बहुत बढ़िया लगेगा। 23 साल में कभी भी खांसी जुकाम बुखार वगैरह अगर थोड़े बहुत हो जाते हैं तो भी किसी भी वजह से मैंने अपनी क्लासेस को कभी ऑफ नहीं किया, नेवर इन माई लाइफ। मैं अपनी क्लासेस को ऑफ नहीं करता हूं ड्यू टू बैड हेल्थ। फीवर है तो फीवर में पढ़ाऊंगा, है ना। हाँ ये बात जरूर है कि मैं अभी कुछ समय पहले जैसे या ऐसे बोली कि अगर मैं कहीं बाहर गया तो उस सिचुएशन में बात अलग है, अदरवाइज बैड हेल्थ की वजह से नहीं। आप हमेशा नोट करेंगे मैं क्लास में पढ़ाता मिलूंगा आप। ओके आगे चले मेरे बच्चों, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस कि गैसियस मिक्सचर के अंदर हर गैस की मोलारिटी ऐसे निकाली जाएगी, बहुत बढ़िया। चलो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। इसके लिए आपको पुराना पार्ट जो मोल कॉन्सेप्ट में लर्न किया वो आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें अच्छा दिमाग लगाना है आपको क्वेश्चन में। इफ मोलर मास, कुछ बच्चे बोल रहे सर लिखने का थोड़ा टाइम ज्यादा दो, लिख लो भाई साहब। 28.8 ग्राम पर मोल इस गैसियस मिक्सचर का जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका ये एवरेज मोलर मास है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ, देखो सामने देखो, मिक्सचर की मोलारिटी क्या निकालनी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन। लगाओ दिमाग जितना है आपके पास। सर फिजिकल केमिस्ट्री क्लास रेगुलर नहीं हो सकती है, रेगुलर कैसे होती है, अल्टरनेट होता नहीं है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, आपने जो मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था वो भी यहां अप्लाई होगा। आप बोलोगे यस सर। ट्राई करते रहें। इसको सही करना इतना आसान नहीं है, दिमाग भी लगाना पड़ेगा रे बिट्टू। ध्यान ये रखना है कि आपको ये मोलारिटी मिक्सचर की O2 की टर्म में निकालनी है, मतलब O2 गैस की मोलारिटी या O2 गैस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में लेनी है। कौन सी कंडीशन पे लेनी है, 1 atm एंड 273 केल्विन, इसका बहुत ध्यान रखें। हा एक बच्चा बोल रहा है कि सर इसमें मिक्सचर का मोलर मास वगैरह हुआ, यस यस दिमाग लगाओ भाई। देखिए इफ मोलर मास ऑफ ए गैसियस मिक्सचर, हा देख किसने सॉल्व किया, आंसर किसी का सी आ रहा है। ओके मुझे नहीं पता, अभी चेक करना पड़ेगा भाई साहब, मुझे आइडिया नहीं है किसका सही है गलत है। मेरा तो सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। सर प्रॉब्लम की अप्रोच कैसे बिल्ड करें, अरे तो भाई प्रॉब्लम किस लिए कर रहे हैं, क्लास में थ्योरी पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम किस लिए करा रहे हैं, ताकि आपकी अप्रोच डेवलप हो। फिर भी नहीं हो रही, इसका मतलब है दिमाग नहीं चल रहा है, चलाओ उसको, उसको अप्लाई करना सीखो, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाओ बिट्टू। आहा क्वेश्चन एक, ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बी भी आ चुका है, वाह 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 वाह। एक क्वेश्चन चारों ऑप्शन इस क्लास के आ रहे हैं।
मेजोरिटी का कि काफी बच्चों का ए या डी ऐसा कुछ लिखा रहा है। बी पे कम बच्चे हैं, सी पे भी कम बच्चे लग रहे हैं, अभी सी पे थोड़े से बड़े हैं, ए और डी बहुत ज्यादा का आ रहा है। कमाल है जी, कमाल। तो देखो, इसमें सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो देखिए, आपको 28.8 ग्राम पर मोल मोलर मास दे रखा है मिक्सचर का, ठीक है। तो लेट वी हैव 1 मोल गैसियस मिक्सचर ऑफ N2 मान लो हमारे पास N2O2 के गैसेस मिक्सचर का 1 मोल है। आप बोलोगे ठीक है सर। अब आपने मेरे बच्चों एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना सीखा होगा। आप बोलोगे यस सर। अब आप इसमें से 1 मोल, अब देखो 1 मोल मान रहे हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। तो इसमें अब आप क्या कर सकते हो, एक्स मोल तो मान लो मेरे बच्चों O2 के, और 1 माइनस एक्स मोल किसके हो जाएंगे फिर, N2 के। तो आपको मैंने एक जमाने में सिखाया था कि एवरेज मोलर मास, उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे, एन होता है W/M। तो मिक्सचर का मोलर मास होगा टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब बोलोगे हाँ सर, तो टोटल वेट कैसे निकलता है बेटा। आप बोलोगे सर आपने सिखाया था N1 M1, तो आप आराम से करो, N1 M1 प्लस N2 M2, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्लास में, N1 प्लस N2। तो आपने मिक्सचर का मोल कितना लिया 1, N1 प्लस N2 1, एक्स मोल किसके हैं बेटा O2 के, तो x इंटू मोलर मास ऑफ O2 32 प्लस 1 माइनस एक्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सी 100% सी आएगा, कोई कुछ लोग बोले डी आएगा, डी पे भी काफी लोग टिके हुए हैं, ए भी आ रहा है, वाह आंसर तो एक ही आएगा बच्चों। देख लेते हैं, एक्स मोल्स N2 के थे बेटा, तो N2 के या O2 के थे, एक्स मोल O2 को 32 से मल्टीप्लाई करके मास ले आया, मतलब W आ रहा है, 1 माइनस एक्स इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन लाओ मेरे बच्चों। आप बोलोगे 28 सर। तो ये हो गया मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मोल्स। क्या हो गया बेटा, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। आप बोलोगे यस सर। तो कितना दे रखा बेटा 28.8। अब इसको सॉल्व करो। ये क्या हो गया 32x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 28। कर लो मेरे बच्चों। तो इसको सॉल्व करोगे 32x प्लस 28 माइनस 28x, ये 28.8। सॉल्व करो, 0.8 इज इक्वल टू 4x आ रहा है मेरे बच्चों, चेक करो। तो x इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है मेरे बच्चों। तो इसका मतलब मेरे पास ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं, उस 1 मोल एयर का जो मिक्सचर है, कौन कौन है बेटा इसमें, N2 और O2, उस 1 मोल मिक्सचर में x को आपने सॉल्व किया तो ये आया मेरे बच्चों कितना 0.2 मोल। अब ये आंसर तो हो नहीं सकता, आपको क्या निकालना है, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर एट 1 ATM 273 केल्विन। वाह, अब दिमाग लगाओ। कैसे लगाएंगे सर, देखो 1 मोल गैसेस मिक्सचर लिया, वॉल्यूम ऑफ गैसेस मिक्सचर इन लीटर कितना होगा, कोई भी आइडियल गैस हो 1 ATM और 273 केल्विन पर इसका वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर। आप बोलोगे यस सर। तो आपने जो 1 मोल गैसियस मिक्सचर लिया था उसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। कहां पर बेटा 1 ATM और 273 केल्विन पर। अगर ये
1 बार और 273 केल्विन होता तो 22.7 होता। ये भी पढ़ा रखा है क्लास में। अब आपको मोलारिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है बेटा? ऑक्सीजन गैस की निकालनी है। तो कैसे निकालोगे भाई साहब? मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ O2 गैस। तो कैसे निकलेंगे बेटा? मोल्स ऑफ O2 गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर। आप बोलोगे यस सर। तो ये कितने आए बेटा? 0.2 डिवाइड बाय 22.4। अब चेक करो भाई साहब किससे मैच कर रहा है? डी से मैच कर रहा है क्या? वाह यार, अभी तो कुछ देर पहले कुछ बच्चे तो ये बोल रहे थे, देखिए 1 ये आ रहा है मेरे बच्चों, देख लो आप, ये 2 डिवाइड बाय 2 2 4 1 डिवाइड बाय 1 1 2। तो आपका आंसर जो भी आएगा वो डी आना चाहिए था। तो कहां से ये आंसर ए आ रहा था कुछ लोगों का, कहां से ये आंसर बी आ रहा था या सी आ रहा था? आंसर तो सर डी आ रहा है। आराम से किस किस बच्चे ने, ईमानदारी से बताओ, किस किस बच्चे ने आंसर डी दिया था? 100 से अलग आ रहा है? नहीं, 100 से अलग इसलिए आएगा कियान खेरे क्योंकि तुम अकल कम लगा रहे हो मेरे बच्चे। अगर मेरे बच्चों सामने देखो, सामने देखो, अगर आप कल को 100 मोल लोगे, कुछ बच्चों ने 100 मोल लिया होगा, सामने देखो, 100 मोल लोगे तो यहाँ x इंटू 32 सुनते जाओ प्लस 100 माइनस x 28 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर 100 मोल लोगे तो 100 मोल मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, तो जिनका भी करेक्ट है बहुत बढ़िया, आपकी इच्छा है, आप जो भी लेना चाहें। चलिए, अंश का आंसर डी आ रहा है, अमन ने भी डी दिया, मैंने सी दिया था, एक बच्चा ईमानदारी से बोल रहा है। ओम का आंसर डी, अन्य तिवारी। हा, जिनको देखिए थ्योरी का जहां था, सर प्लीज लेट मोल्स ऑफ एन टू बी एंड मोल्स ऑफ ओ टू बी एम। क्या पागल है क्या यार? कोई आप बोलोगे वैसे सॉल्व करूंगा क्या मैं? हैं, कैसे कैसे लोग हैं यार बताओ क्लास में, ऐसे करो वैसे करो। अरे बहुत सीधी सी बात है भाई, एक मिक्सचर का मोल लो, मोल 1 मोल का लोगे, 2 ही गैस है उसमें, क्या बेवकूफी की तरह सॉल्व करेंगे क्या? अननेसरी अननोन मानते रहो पागलों की तरह, ऐसे थोड़ी होता भाई। एक अप्रोच होती प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सबसे अच्छा वो है इंसान जो इजी अप्रोच बताएगा, ना कि डिफिकल्ट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सर ऐसे करो वैसे करो, कैसे बच्चे हो यार, शर्म भी नहीं आती लिखते हो बोर्ड पे यार? थोड़ा थोड़ा सोचा तो करा करो क्या लिख रहे हैं। नहीं, तो यहां पे जब अपन एक्स मोल की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं 1 माइनस एक्स मोल की बात कर रहे हैं, तो आपने 1 मोल मिक्सचर माना है, तो उसमें एक्स मोल O2 हो गया, तो ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स मोल उसमें N2 हो जाएगा बेटा। वेरी सिंपल है ना? तो ये जो पार्ट है उसमें आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 मोल लिया है तो 1 मोल का वॉल्यूम। मान लो किसी बच्चे ने 100 माना तो फिर यहां पे 22.4 इंटू 100 भी करना पड़ेगा, फिर यहां भी 100 करना पड़ेगा, यहां भी 100 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे भी करें, आंसर सही आना चाहिए। अप्रोच का सारा खेल है मेरे बच्चों, ठीक है? अप्रोच गलत होगी तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना? अप्रोच अगर गलत है तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें, है ना? तो अप्रोच अपनी करेक्ट जानी चाहिए। इसके लिए थ्योरी देखो, थ्योरी बहुत आसान है, बता दूं मैं आपको कितनी इजी थ्योरी है। अगर कोई बच्चा इस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इट्स मीन मैं क्या बोलूं, वो आईआईटी तैयारी नहीं कर रहा, वो 10th पास करने के बाद लगता है अभी भी उसी गलतफहमी में घूम रहा है कि ऐसे आईआईटी में हो जाए। कितना आसान है, मोल्स बाय वॉल्यूम, वेरी सिंपल। ये देखिए, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं एकदम। मोलारिटी की डेफिनेशन गैस के लिए वेरी इजी, सब कुछ क्लास में कवर हो चुका है। तो अगर कोई व्यक्ति बोले कि सर मुझे ये नहीं आता है, तो गॉड ब्लेस यू बेटा, आपको आईआईटी तैयारी नहीं करनी चाहिए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नहीं तो आप सबको समझ में आ रहा है, आप आंसर कर रहे हैं, इतने बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ, मिस्टेक होती है, देखो जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं तो उनको मैं बता रहा हूं भाई, इंसान है, गलती करेगा तभी तो सीखेगा मेरे बच्चों। तो मैंने इसीलिए बताया कि मैंने 1 लिया, कुछ बच्चों ने बोला सर हमने 100 लिया, तो 100 लोगे तो फिर यहां भी 100 आएगा, फिर 100 माइनस एक्स आएगा, फिर यहां 22.4 इंटू 100 आएगा। तो कर लो आप किसी भी अप्रोच से, आंसर सही आना चाहिए। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना? अब मैं आपको कुछ काम की बातें बोलता हूं, सुनिएगा। हमारे पास आज डिस्कशन के लिए समय कम रह गया, कोई बात नहीं, मैं आपको जो बातें बोल रहा हूं सुनना। अभी हम क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में जो रेस्ट पार्ट पे थ्योरी बची हुई है
उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या बताया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें स्पेशली हम ऑर्गेनिक एसिड्स की मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें जैसे एक मेथड है सिल्वर सॉल्ट मेथड। तो सिल्वर सॉल्ट मेथड, ये चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर में यूडोमेट्री को छोड़कर, जिसमें हम गैसियस रिएक्शंस और उनके किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, तो यूडोमेट्री को छोड़कर रेस्ट पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में आप तक आपका कवर कर जाऊंगा, है ना। तो अब हम होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे उसकी स्टाइल बताता हूं मैं आपको। कि देखो, अभी आज हो रहा है मेरे बच्चों, आज क्या है? आज आज तो वेडनेसडे है, थर्सडे हो गया बच्चों, थर्सडे हो गया। तो हम ट्यूसडे को टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ट्यूसडे को हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी है? 1। इस 1 में आपको हमने 1 से 45 सॉल्व कर लिए। तो यहां लिख लो होमवर्क 46 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 1 में 66 प्रॉब्लम चेक कर रहा हूं मैं दोबारा। यस, अभी इसमें मुझे एक पार्ट बताना बाकी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, है ना। तो ट्यूसडे को अपनी मोल कॉन्सेप्ट शीट के अंदर जो होमवर्क है वो बता रहा हूं आपको। 1 में ये करना है। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे 1 to 5 डिस्कस हो चुके हैं मेरे बच्चों। मैंने पिछली क्लास में मेरी याददाश्त के हिसाब से आप कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप बोलोगे हाँ दिए थे, तो उसमें 1 to 5 डिस्कस हो गया। तो आपको इसमें आज जो डिस्कस नहीं हुआ है घबराए नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 6 to 11 चेक कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में हम 6 to 11 प्रॉब्लम को डिस्कशन, नेक्स्ट नहीं ट्यूसडे बोल रहा हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप यूडोमेट्री को छोड़कर, जिसमें गैसियस रिएक्शंस होंगी या उनको किसी सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब करवाएंगे, वो प्रॉब्लम पढ़ते पता लग जाए हमने सॉल्व नहीं किए। तो आप उसके अलावा जितनी भी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है वो आप अगर इसके अलावा और एक्स्ट्रा करना चाहें तो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं, मेरी बुक का लेवल 1 करें, जहां से आपको अच्छा लगे। सर हम लोग शीट के एग्जाम्पल कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए? हाँ कर लो, क्या दिक्कत आ रही, करो मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे थ्योरी आती है समझ में लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो बेटे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। उसके लिए फिर आपको, अगर आपको मान लो शीट की भी लेवल 1 डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप क्वेश्चन बैंक पहले सॉल्व करो और मेरी बुक का एक्सरसाइज नंबर 1 सबसे पहले सॉल्व करो। इफ यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम इन मोल कॉन्सेप्ट, डोंट वरी, पेशेंस रखें, थ्योरी को रिवाइज करने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है ना? ओके ठीक है, सीट का बता दिया। थैंक यू सर प्रोवाइडिंग लेवल ऑफ, ठीक है ये भी कर लो आप, है ना। ये अपने नेक्स्ट क्लास का होमवर्क हो गया मेरे बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, ट्यूसडे बोल रहा हूं, फिर मत बोलना बोला नहीं था सर पहले, तो आपसे आराम से हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक्सरसाइज नंबर 1 में मेरी बुक से प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व करते हैं, सारी कंसंट्रेशन टर्म सॉल्व कर पाएंगे। ओनली जस्ट एक छोड़ देना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, पहले ही बोल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये पार्ट हम ट्यूसडे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन बैंक में अगर और प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो मोलारिटी की जितनी प्रॉब्लम मेरे बच्चों को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। जितनी भी प्रॉब्लम मोलारिटी की है ना, ठीक है ना। तो आपको इतने सारे जो इलस्ट्रेशंस मैं करवा रहा हूं उसका फायदा ये मिलेगा कि इन प्रॉब्लम के थ्रू आप अपनी अप्रोच को डेवलप कर पाएंगे। क्लास में होने वाले इलस्ट्रेशन को भी बहुत इंटरेस्ट से देखें। शीट में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व फॉर्म में दे रखे हैं, उनको भी देखें, तो वो आपको हेल्प करेंगे। ओके ठीक है मेरे पर, ठीक है मेरे बच्चों। 6 to 11 में सिर्फ 3 ही हो पाए, कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतने कर पाओ मेरा, ठीक ना। टाइम सबके पास। सर शीट किधर मिलेगा? हे भगवान, क्वेश्चन बैंक का मतलब है इस शीट का क्वेश्चन बैंक। हे भगवान, बच्चों ने शीट भी नहीं देखी। ये देखो इस शीट में लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक, शीट के अंदर ही क्वेश्चन बैंक है। हे भगवान, और उसके अलावा शीट कहां मिलेगा? कैरियरविल के ऐप पे। भाई क्या कर रहे हो, कहां मिलेगा क्वेश्चन बैंक? अपूर्वा लिख रहा है। सर शीट किधर मिलेगा? प्रभु प्रसाद, हे प्रभु जगन्नाथ, दया करो कैरियरविल पे। कैरियरविल के ऐप पर जाओ, शीट मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकाल लेना। चलो ठीक है मेरे बच्चों, तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलते हैं, डिस्कशन कर लेंगे। आज ही होमवर्क का डिस्कशन रह गया, कोई बात नहीं,
नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इसका भी डिस्कशन कर देंगे। गुड बाय। पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होंगे। ओके, गुड बाय। जय